हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के सफ़र में हमारा अगला वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी को हम डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे। ये वीडियो भी दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम पूरा थ्योरी कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारा 4 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आप चैनल पर जाकर वो चारों चैप्टर देख सकते हैं। वो कौन कौन से 4 चैप्टर। रियल नंबर्स हमने पूरा कर लिया, रियल नंबर्स। फिर इसके बाद हमने पॉलिनॉमियल पूरा कर लिया। पॉलिनॉमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पूरा कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने पूरा कर लिया। और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 4 चैप्टर हमने अभी तक पूरे कवर कर लिए। रियल नंबर्स, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर ये 4 चैप्टर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो चैप्टर भी ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर यहाँ पर कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चैप्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, तो कोई चैप्टर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो आइए देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये इसका कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। फिर इसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कुछ हैं, उनको निकालना हम देखेंगे। nth टर्म का फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला होता है। फिर इसके बाद श्रेणी के चरों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन द एपी देखेंगे क्या होता है। फिर अर्थमेटिक मीन एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है, उसको देखेंगे। तो इन 4 टॉपिक को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आज कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के ये जो दोनों टॉपिक हैं, यानी कि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अगले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को आप शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समांतर श्रेणी होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ। कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैं आपको आज पहला दिन है, आज मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ। और फिर मैंने ये कहा कि हर अगले दिन मैं पिछले दिन से 15 रुपये ज़्यादा आपको दूंगा। यानी कि दूसरे दिन मैं आपको क्या करूँगा, इससे 15 रुपये ज़्यादा दूंगा। 15 रुपये ज़्यादा दूंगा तो मतलब क्या दूंगा, आपको 25 रुपये दूंगा। फिर तीसरे दिन भी क्या करूँगा, इस 25 से 15 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 40 रुपये। और फिर चौथे दिन भी क्या करूँगा, इससे 15 रुपये ज़्यादा दूंगा, यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे, 55 रुपये मैं आपको चौथे दिन दूंगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे मतलब 30 दिन तक इसको इसी तरीके से मैं आपको रुपए दूंगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपको 21वें दिन कितने रुपए मिलेंगे, जैसे कि पहले दिन 10 रुपये मिले थे, दूसरे दिन 25 रुपये, तीसरे दिन 40 रुपये, चौथे दिन 55 रुपये, तो इसी तरह 21वें दिन आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपको एपी का नॉलेज होगा, अगर आपका एपी का फार्मूला पता होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसका हर अगला टर्म पिछले टर्म से कुछ एक फिक्स्ड नंबर ज़्यादा या फिर कम होता है। यहाँ पर देखिए कि 15-15 रुपये हर बार बढ़ रहे हैं। तो ये जो 15-15 रुपये हर बार बढ़ रहे हैं, यही एक क्या करता है, ये जो सीरीज बनाता है 10, 25, 40, 55 ऐसे करके, ये एक एपी बनाता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, यानी कि समांतर श्रेणी बनाता है। इसी को कहते हैं हम एपी। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, इसका नॉलेज होगा, तो आप 21वें दिन क्या किसी भी दिन का अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मान लीजिए 23वें दिन कितने रुपए मिलेंगे, 27वें दिन कितने रुपए मिलेंगे, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि 30वें दिन क्या मिलेंगे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। और फिर ये अगर पूछा जाए कि पूरे मिलाकर आपको इस महीने कितने रुपए मिले, तो मतलब कि 10 + 25 + 40 + 55 ये सारा आप जोड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि और लास्ट में आपको कुल मिला के पूरे महीने में आपको कितने रुपए मिले। तो ये अगर आप जोड़ते चले जाएंगे पूरे 30 दिनों तक, तो और तब जाके वहाँ पे क्या आएगा, आपको टोटल अमाउंट पता चलेगा कि कितना हमें रुपया मिला। तो वो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नॉलेज होगा तो ये डेली टू डेली लाइफ में इस तरह भी यूज हो सकता है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता है, ज़रूरी नहीं कि अगला टर्म हमेशा पिछले टर्म से बढ़ता चला जाए। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि हर अगला टर्म पिछले टर्म से 15 ज़्यादा था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा बढ़ेगा ही, घट भी सकता है। घट कैसे सकता है कि मान लीजिए कि कहा जाए कि आपके अकाउंट में आज मान लीजिए 180 रुपये है, आज पहला दिन है मान लीजिए, और आपके अकाउंट में 180 रुपये है, और दूसरे दिन और क्या होगा कि हर दिन आप में के अकाउंट से 12 रुपये मान लीजिए कटेंगे। तो क्या होगा कि दूसरे दिन अगर 12 रुपये कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 रुपये हो जाएंगे दूसरे दिन आपको। और फिर तीसरे दिन क्या हो जाएगा, इससे फिर से 12 रुपये, यहाँ क्या हुआ था -12 हुआ, 12 रुपये कटे, फिर यहाँ पर क्या होगा 12 रुपये कटेंगे, यानी कि -12 होगा। तो तीसरे दिन आपके अकाउंट में कितना बचेगा, आपके अकाउंट में बचेगा 156। फिर चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन फिर आपको 12 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 144। तो इस तरीके से क्या होगा, एक महीने तक यानी कि 30 दिनों तक यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये भी एक एपी है। ऊपर वाला भी एक एपी था जिसमें कि हर अगला टर्म पिछले टर्म से कुछ बढ़ रहा था, ये भी एक एपी है जिसमें कि हर अगला टर्म जो है पिछले टर्म से कुछ घट रहा था, फिक्स्ड घट रहा था। मतलब कि ये अगर 12 घट रहा है तो हमेशा 12 ही घटता चले जाएगा, तो ही उसको एपी बोलेंगे। उसको एपी नहीं बोलेंगे कि आज 12 कटा, अगले दिन जो है 13 कटेगा, फिर अगले दिन 17 कटेगा। तो इस तरीके के टर्म को एपी, इस तरह की सीरीज को एपी नहीं बोलते। एपी उसी को बोलते हैं जब फिक्स्ड अमाउंट, ये फिक्स्ड रहना चाहिए, जो कट रहा है हर बार या फिर जो बढ़ रहा है हर बार वो फिक्स्ड रहना चाहिए, तो उसको एपी कहते हैं। तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जोड़ना जरूरी नहीं, यहाँ पे घटाना भी हो सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने यहाँ पे घटता भी चला जा रहा है। तो एपी वह सीक्वेंस है जहाँ दो क्रमांक पदों का अंतर यानी कि जो डिफरेंस, ये जो हमारा ये जो अंतर आ रहा है यहाँ पर, पिछले वाले को, ये किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर से जब माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या पता चलता है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस क्या हो, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये 15 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था, तो 15 15 15 अगर यही चलता रहा है तो इसको एपी कहेंगे। या फिर यहाँ पर -12 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को हम एपी कहते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक सीक्वेंस है 2 5 8 11 14। तो देखिए कि हर पिछला अगला हर जो टर्म है अपने पिछले टर्म से कितना ज़्यादा या फिर कम है। जैसे कि ये 5 है, ये 5 कैसे आया, इसमें +3 से आया। फिर ये 8 कैसे आया, पिछले टर्म से फिर +3 से करके। फिर ये 11 भी +3, 14 भी +3। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एपी है हमारा। ये एक एपी है जहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का है। अब अगला सीक्वेंस देखिए क्या है, 20 17 14 11 8। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस घटता चला जा रहा है। जब सीक्वेंस घटता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बीच का डिफरेंस होगा वो माइनस में होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ -3 करने पर 20 से 17 आएंगे, फिर 17 से 14 क्या होगा, -3। 14 से 11 कैसे होगा, -3, और 11 से 8 कैसे होगा, ये भी -3। तो ये भी क्या है, ये भी एक एपी में है, और ये जो इसके बीच का जो अंतर है वो सभी का क्या है, -3 का है। अब अगला सीक्वेंस देखिए, तीसरा वाला, यहाँ पर क्या है कि 5 5 5 5, ये सिर्फ 5 5 ही है। तो ये भी एक एपी है जहाँ पर कि जो डिफरेंस है वो 0 का है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो अंतर है 0 का वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी एक एपी कहलाएगा। अब जो चौथा वाला सीक्वेंस देखिए वो क्या है, यहाँ पे +3 करने पर 1 से 4 हुआ, फिर 4 से 9 कैसे होगा, +5 करने पर, और फिर 9 से 16 करने, ये कैसे आएगा, +7 करने पर। तो ये देखिए, ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 3 था, फिर 5 है, फिर 7 हुआ, इसलिए ये क्या है, ये एक एपी नहीं है। यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर बदलता चला जा रहा है, अंतर समान नहीं है, इस वजह से ये एपी नहीं हो सकता है। अब इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि आज मैंने आपको 10 रुपये दिए,
फिर हर दिन 15-15 रुपये आपको बढ़ाता चला जाऊँगा, मतलब कि 25 रुपये, फिर इसके बाद 40 रुपये, फिर इसके बाद 55 रुपये, इस तरह का मान लीजिए सीक्वेंस बन रहा था। तो ये जो सबसे पहला टर्म जो होता है, सबसे पहला जो इस सीक्वेंस का जो टर्म होता है, इसको कहते हैं हमेशा, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, जिसको कि हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ए से दर्शाते हैं। फिर इनके बीच का जो अंतर होता है, जैसे कि 25 माइनस 10 कितना होगा, 15 का। 40 माइनस 25 क्या होगा, 15। ये 55 था यहाँ पे। अब 55 माइनस 40 कितना होगा, 15 का। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस या फिर सार और अंतर बोलते हैं इसको। इसको हमेशा हम दर्शाते हैं किससे, डी से। तो पहला जो पद होता है उसको ए से दर्शाते हैं, और जो इनके बीच का जो हमेशा ये जो डिफरेंस होता है, इसको किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं डी से। इसके बाद कोई टर्म आपसे पूछा जाए, जैसे कि ये तो पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये सब क्या होता है, टर्म या फिर पद बोलते हैं। ये चौथा पद है, इसी तरह पांचवा पद भी आएगा, छठा पद भी आएगा। इस तरह मैंने क्या बताया था कि 30 दिनों तक ऐसा किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि 21वें दिन क्या होगा, तो ये 21वां पद पूछ रहा है। तो किसी पद का जब पूछा जाता है कि कौन सा पद है वो, तो 21वां पद का निकालने का क्या उसका तरीका होता है कि A21 को ए के नीचे इस तरीके से लिखते हैं। तो A21 क्या हो जाएगा, 21वां पद होगा। इसको 21वें पद से इस तरीके से दर्शाते हैं। तो किसी का भी पद होगा, मान लीजिए 30वां पद अगर निकालना हो तो A30, 23वां पद निकालना होगा तो A23, इस तरीके से दर्शाते हैं। तो अगर इस नंबर की जगह जब 21वां पद, 30वां पद पूछ दिया जाए कि nth टर्म, ये कि nवां पद क्या होगा, इस n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस n की जगह पे आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर 21वें पद को A21 बोल रहे हैं, 30वें पद को A30 बोल रहे हैं, 23वें पद को A23 बोल रहे हैं, तो nवां पद को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, an हो जाएगा, क्या हो जाएगा, nth टर्म, यानी कि nवां पद जो हो जाएगा उसका an। और इसको कहीं कहीं किसी किसी किताब में tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि an और tn क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो क्या होता है, an और tn, ये क्या होता है, श्रेणी का nवां पद जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि उस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि पूरा मिला के आपको इस महीने कितना मिला, मतलब कि इसको जोड़ दिया जाए, 10 + 25 + 40 + 55, ऐसे करते करते जो 30 दिन तक आपको मिला, उसको पूरा जोड़ करके पूछा जाए कि आपको कुल मिलाकर कितना मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, इस पूरे 30, अगर मुझे 30 दिन का पूरा सम निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, S30 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S30। अगर पूछा जाए कि 21 दिन तक आपको जो रुपए मिला उसका सम क्या होगा, उसका टोटल क्या होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S21। तो इसी तरह आपसे पूछा जाए कि n टर्म, अरे n दिन तक आपको कितना सम मिला, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SN। इस n की जगह पे आप जो भी वैल्यू रखेंगे, पर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो मतलब कि 2 दिन का आपका सम निकल जाएगा। n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 दिन का सम निकल के आ जाएगा। और इसी तरह n की जगह पे आप जब 30 रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि 30 दिनों में कितना हमें पैसा मिला वो निकल कर आ जाएगा। तो ये सब पूरा टर्म है, इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। क्या क्या था एक बार फिर देखते हैं कि जो पहला टर्म होता है उसको हमेशा ए से दिखाते हैं। जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको कि सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, उसको डी से दिखाते हैं। किसी पद को निकालना है कि वो पद कौन सा है, तो उसको nth टर्म बोलते हैं। उसका रिप्रेजेंट करने का जो उसका सिंबल होता है उसको क्या होता है, an होता है या तो tn होता है। और सम यानी कि सभी पदों का योग अगर करना हो, तो n पदों का योग अगर करना हो तो वो क्या हो जाएगा, sn हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अगले टॉपिक में हमको सारे के सारे फार्मूला पढ़ना है कि क्या क्या उसका फार्मूला है सभी चीज़ को निकालने का। तो देखिए, जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या निकालना है कि nवां पद जो हमें निकालना है, यानी कि nth टर्म हमको निकालना सीखना है। जो कोई भी अगर AP, कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है तो उसका जो nth टर्म
यानी कि जो an होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो एग्जाम्पल क्या था, वही वाला 10 रुपये, फिर अगले दिन क्या मिला था 25 रुपये, फिर अगले दिन 40 रुपये, फिर 55 रुपये, और इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस क्या था, चलता चला गया था। बीच बीच में कॉमा लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस चलता चला गया। तो ये जो फॉर्मूला है, अब ये पूछा जाए कि 23वें दिन 23rd डे, 23वें दिन आपको कितने रुपए मिले, तो मतलब कि आपको A23 निकालना है, 23वां पद निकालना है। पहला पद हमारा 10 है, दूसरा पद 25 है, तीसरा पद 40 है, चौथा पद 55 है, और इसी तरह 23वां पद हमारा क्या होगा वो निकालना है। तो उसी का ये फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इसको आप इस फॉर्मूले से जब कंपेयर करेंगे तो आपने n की जगह पे ये जो ए एन था, n की जगह पे क्या निकालना है, हमें 23 निकालना है। तो n इस फॉर्मूले में जहाँ भी n आएगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 23 यानी कि 23 रखेंगे। बाकी सभी वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे कि ये फार्मूला में क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a किसको बोलते हैं, a होता है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। तो पहला टर्म यानी कि पहला पद इसमें क्या है, 10 है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू हो गई हमारी 10। फिर और किसकी ज़रूरत है, हमें d की ज़रूरत है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर d की क्या वैल्यू है, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर देंगे। यानी कि 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आएगा, कहीं से भी माइनस कर सकते हैं। 40 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये जो d की वैल्यू होती है इस तरीके से निकालते हैं। तो ये d की वैल्यू हो गई 15, और ये जो n की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, 23, क्योंकि हमसे 23वां पद पूछा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या निकालनी है, 23 होगी। अब इस 23वें पद को अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 प्लस एन माइनस वन यानी कि 23 माइनस वन इंटू डी क्या है, 15 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 प्लस 23 माइनस वन कितना हो जाएगा, 22 इंटू 15। 10 प्लस 22 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, 330, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो 340। तो इस तरीके से हमारा जो A23 यानी कि 23वां जो पद था वो कितना आया, 340 रुपये। मतलब कि इसी सीक्वेंस में अगर आपको पैसे देते चले जाएंगे कि हर अगले दिन पिछले दिन से 15 रुपये ज़्यादा देते चले जाएंगे, तो आपको 23वें दिन पे कितना रुपया मिलेगा, 340 रुपये मिलेगा। इस तरीके से nth टर्म यानी कि nवां पद को निकाल, जहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, a पहला पद है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर है, और n उस पदों की संख्या है जो हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन में कई बार ये दे देता है कि an हमें पूछता है, यानी कि जैसे कि 23वां पद पूछ दिया तो A23 का आपको वैल्यू निकालना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में पुट करके इसको निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इसी चीज़ का वैल्यू दे देता है, कि आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया होता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जाम्पल में क्या होता है, क्वेश्चन में दे दिया होता कि 340 रुपये कौन से दिन आपको मिलेगा। मतलब कि आपको an की वैल्यू ही यहाँ पे दे दिया कि 340 है, तो पूछ रहा है कि वो दिन कौन सा होगा, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। an की वैल्यू दे दिया, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो उसमें भी क्या करते, सेम तरीका फॉर्मूला यही इस्तेमाल करते, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला ही फार्मूला इसमें हम यूज करते हैं। तो 340 इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू 340 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि 340 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, 15। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस पहले 10 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 15। तो यहाँ से n माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस 15 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाई 15। 330 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है, ये 22 हो जाएगा। 22 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब n की वैल्यू निकालनी है तो माइनस वन को उधर भेजेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस 1 23। देखिए अपने आप आ गया कि 23वें दिन आपको 340 रुपये मिलेंगे। तो क्वेश्चन को इस दो तरीके से पूछ सकता है।
या तो आपसे पूछ देगा कि 23वें दिन बताइए कितने रुपए मिलेंगे, या तो आपको रुपया दे देगा कि 340 रुपये जो आपको मिलेंगे वो कौन से दिन पे आपको मिलेंगे। तो यानी कि वहाँ पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब अगला फार्मूला आइए देखते हैं क्या है। अगला फार्मूला है अब सम निकालने का। सम निकालने का यानी कि पदों का योग निकालने का फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि अगर n पदों का हमें योग निकालना है तो उसका क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू, दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे इसको लिखते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 फिर ये ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया एक फार्मूला जो है n पद के योग का निकालने का, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का निकालने का। इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है ये वाला, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अब आपको n एस एन तो पता है किसको कहते हैं, n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, सब कुछ पता है। ये जो l है, अब यहाँ पर ये जो l का टर्म है ये क्या है, l होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी कि उस पूरे सीक्वेंस का आखिरी टर्म जो होता है उसी को l से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, l से दर्शाते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम फिर से सॉल्व करते हैं कि क्या था कि पहले दिन आपको 10 रुपये मिले थे, फिर 25, फिर 40, फिर 55, और इस तरीके से करते करते आपको 30 दिनों तक ये पूरा पैसा मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए इन पूरे 30 दिनों में आपको कुल मिलाकर कितने रुपए मिले, यानी कि S30 आपसे पूछा जा रहा है कि 30 दिनों का जो भी सम है, जो भी योग है वो कितना होगा। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूला लगेगा क्या चीज़, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या क्या था, a की वैल्यू 10 थी, d की वैल्यू 15 थी, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हमें 30 दिन का निकालना है, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह पर 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी कि 30-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ पे अब हम 15 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30/2 15 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 20 प्लस 29 इंटू 15, फिर ये कितना हो जाएगा 15 20 प्लस 29 इंटू 15 कितना होता है 435 435, और फिर 15 इंटू ये यहाँ पर 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 455, और फिर ये 15 इंटू 455 कितना हो जाएगा 6825। तो ये जो 30 दिनों में आपको जो पूरा पैसा मिलेगा वो कुल कितना मिलेगा, 6825 रुपये कुल मिलेंगे। तो इस तरीके से एस एन का यूज, ये वाला जो फार्मूला होता है पहला वाला, इस तरीके से हमारा निकल सकता है। अब ये जो दूसरा फार्मूला है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये जो n/2 a प्लस एल है, ये जब इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें आखिरी जो टर्म है, सबसे आखिरी टर्म सीक्वेंस का है, वो टर्म हमें पता हो कि वो पद हमारा क्या है। जैसे कि अगर यहाँ पर दिया होता कि 30वां पद यानी कि 30वें दिन आपको इतने रुपए मिल रहे हैं, तो जब ये वाला हमें पता होता तो क्या होता कि तब हम इसमें ये दूसरा वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाता है n/2 a प्लस एल से। अब इसको निकाल कर देखते हैं, इस वाले फार्मूले का भी एक बार यूज करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें 30वां पद पता होना चाहिए, तो आइए 30वां पद निकाल लेते हैं। 30वां पद निकालने के लिए क्या तरीका था, a30 निकालना था क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। ये कोई भी पद निकालने का फार्मूला था, ये पहले जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 30 है, 30-1 इंटू डी की वैल्यू है 15, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू 15 कितना हो जाएगा 10 प्लस 400, ये हो जाएगा 35, और ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 445। इसका मतलब कि 30वें दिन आपको कितने रुपए मिलेंगे, 445 रुपये आपको मिलेंगे। अब यही जो आखिरी टर्म है, मैंने यहाँ पर 30 दिन की बात की थी, तो 30वें दिन आपको कितना मिला 445 मिला। इसका मतलब कि जो यही जो an है, a30 है, यही क्या हो जाएगा हमारा l हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 445।
अब यही सेम वाली ये जो दूसरा वाला फार्मूला है यहाँ पर ये वाला पुट करके देखते हैं, एन एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो इसमें पुट करेंगे तो n की जगह पे क्या रखेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पे हमें S30 निकालना है। तो हो जाएगा 30/2 a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू है 10 प्लस l की वैल्यू हमने कितनी निकाली 445। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 15, 10 प्लस 445, 445 में 10 पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 455, 455 इंटू 15 कितना होगा 6825। तो यहाँ से भी देखिए क्या हो गया, S30 की वही वैल्यू आ गई 6825, यहाँ पे भी वही वैल्यू आई थी और यहाँ पे भी वही वैल्यू आई। तो दोनों फार्मूला से आंसर तो सेम आएगा। 30 दिनों में आपको कुल मिला के कितना पैसा मिला, आप चाहे ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कीजिए चाहे नीचे वाला, दोनों फार्मूले से आंसर तो सेम आएगा। बस कौन सा फार्मूला लगाना है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 30वां टर्म यानी कि आखिरी टर्म नहीं दिया था क्वेश्चन में, सिर्फ ये शुरू के 4 टर्म या 3 टर्म दिए थे, तो यहाँ पर आपको ये पहला टर्म लगाना होगा क्योंकि आखिरी टर्म आपको नहीं पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही अगर दे दिया होता कि पहले से कि 30वें दिन उसको 445 रुपये मिलेंगे, तब आपको सबसे आसान तरीका था कि आप इसमें क्या निकालते, ये दूसरा वाला फार्मूला SN = n/2 a + l वाला फार्मूला लगाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 फार्मूला हो गया। अभी तक हमने जो पूरा जो फार्मूला पढ़ा 3 फार्मूला पढ़ा, एक nth टर्म निकालने का तरीका फार्मूला, an का फार्मूला और SN का कितना 2 फार्मूला। तो ये कुल मिला के 3 फार्मूला हमने अभी पढ़ लिया। आगे देखिए क्या है, देखिए एक उदाहरण भी है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि एक AP दिया है 2, 5, 8, 11, इसका 10वां पद ज्ञात करने को बोला है। 10वां पद निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो पहले तो इस AP में देखिए, इस AP में A की वैल्यू कितनी है, A का मतलब होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है 2 है। फिर D की वैल्यू कितनी है, किसी में से भी माइनस करके देख लीजिए, ये 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, या फिर 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा। तो यानी कि कितना आ गया, D की वैल्यू 3 आ गई। और हमें 10वां पद निकालना है, तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब यहाँ पर A10 का फॉर्मूला लगा दीजिए, A + n-1 × D, n-1 × D, यह किसका फार्मूला है, ये an का फार्मूला है। तो A10 हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, अब सारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 + n की जगह पर 10-1 × D, D की वैल्यू कितनी है 3, तो रखेंगे 2 + 9 × 3, 2 + 27, 2 + 27 कितना होगा 29, यानी कि 10वां पद हमारा क्या आ गया 29 आ गया। अगला एग्जाम्पल है कि इस AP के पहले 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर यानी कि क्या निकालना है SN निकालना है। तो ये जो सीक्वेंस आप देखिए, इसका जो आखिरी टर्म है यानी कि 10 पदों तक निकालना है, तो इसका जो 10वां पद है वो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए जब आखिरी टर्म यानी कि 10वां पद आपको नहीं पता, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 × D, पहला वाला जो फार्मूला था वो लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सारी वैल्यू पुट कीजिए, S10 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 10/2 2 × a की वैल्यू क्या है 2 + n-1 यानी कि 10-1 × D कितना है 3 है। ये सारी वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करेंगे, 5, ये हो गया 4 + 9 × 3 कितना हो जाएगा 5, 4 + 27, 27 + 4 कितना हो जाएगा 31, तो 5 × 31 और ये कितना हो जाएगा 155। तो S10 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 155 हो जाएगी, यानी कि जो 10 पद होंगे 10 पदों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन पूछे उसको सही फार्मूला का यूज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से ये सारा चार्ट दिया है, समरी दिया है कि nवां पद अगर आपको nth टर्म निकालना हो तो ये फार्मूला है, SN का हमारे पास 2 फार्मूला है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या है पहला क्वेश्चन कि एक AP दिया है 3, 7, 11, 15, इसका 15वां पद हमें ज्ञात करना है। 15वां पद का क्या मतलब है कि A15 हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले देखिए क्या क्या है इस क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है। ए की वैल्यू कितनी है, ए का मतलब पहला पद है हमारा 3, तो 3 हो जाएगा। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसमें माइनस कीजिए या फिर किसी को भी नंबर से उसके पिछले वाले टर्म से माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 15 है, यानी कि आपको 15वां पद निकालना है, इसलिए n की वैल्यू 15 हो गया। तो 15वां पद A15 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 4। तो 3 प्लस 14 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 56, और फिर ये करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 59। तो इसका मतलब कि A15 का यानी कि 15वां पे जो पद होगा इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का, वो कितना हो जाएगा, 59। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक AP दिया है 100, 90, 80, 70 इस तरह करके चला जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद 0 होगा। इसमें पद का ही वैल्यू दे दिया है कि पद कितना होगा, उस पद का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, तो कौन सा पद होगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है और an की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है। 0 यहाँ पर जो दे रखी है कि वो क्या दिया है, an की वैल्यू दे रखी है, कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू 0 ये दे रखी है। तो इसमें देखिए इस AP में क्या है, इस AP में a की वैल्यू क्या है, 100 है। डी की वैल्यू क्या है, देखिए अब सीक्वेंस घटता चला जा रहा है, 100 फिर 90 फिर 80 70। तो इसमें क्या करेंगे, जब इधर से इधर माइनस करेंगे तो 90 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 आएंगे। तो डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -10 होगी। और फिर यहाँ पर an की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0, तो यहाँ पर पुट करते हैं इस फॉर्मूले में an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो an की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इज इक्वल्स टू a प्लस मतलब कि 100 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और d की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब ये क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेज देते हैं, तो इधर 0 है, इधर 100 आके कितना हो जाएगा, -100, और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू -10। अब इस -10 को भी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा -10, और इधर बचेगा सिर्फ n माइनस 1। तो ये क्या होगा, पहले तो ये माइनस माइनस कर सकता है, और फिर ये 10 ये 100 बार कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो इसका मतलब कि 10 इजिकल्स टू हो जाएगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कितना आएगा, 11। तो इसका मतलब कि इस सीक्वेंस का 11वां पद क्या होगा, 0 आएगा। 11वां पद 0 आएगा, n की वैल्यू आ गई 11। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दो तरीके के आ सकते हैं इसमें, एक तो n की वैल्यू दे देगा और an की वैल्यू आपसे पूछेगा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि an की वैल्यू आपको दे दे और n की वैल्यू आपसे पूछे। तो ये यही दूसरा वाला ये क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक AP है 5, 9, 13, 17, इसके पहले 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है मतलब कि 20 पदों का योग यानी कि S20 हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस AP में A की वैल्यू क्या है, 5 है, D की वैल्यू क्या है, 4 है, और N की वैल्यू क्या है, 20 पदों का निकालना है तो 20 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में क्या है, हमें आखिरी पद नहीं पता, इसलिए इसमें वो वाला फार्मूला यूज होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। आइए सारी वैल्यू पुट करते हैं। S20 हमें निकालना है तो 20/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 4, कितना हो जाएगा 10 प्लस 76, यानी कि हो जाएगा 10 इंटू 86, और 10 इंटू 86 कितना हो जाएगा 860, यानी कि S20 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 860 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी 860 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस के
20 पदों का जो योग होगा वो कितना आएगा 860। अब देखिए यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो क्या है, श्रेणी के चरों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन द एपी। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि माँ की एक सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ 3 पद हैं, 3 पद हैं, तो जब भी 3 पदों का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करते हैं, 3 पदों का क्वेश्चन आता है तो उन 3 पदों को ये मानते हैं कि एक पद है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी। ये याद रखिएगा, कभी भी 3 पद का सिर्फ क्वेश्चन आए कि 3 पद सिर्फ क्वेश्चन में दिए हों तो उसमें पहले पद को क्या मानते हैं a माइनस डी, फिर दूसरे वाले पद को a मानते हैं और तीसरे पद को मानते हैं a प्लस डी। तो इन तीनों पदों का जब हमें योग दिया होगा, क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है योग दिया रहता है, तो जब ये 3 पद हम मान लेंगे जहाँ पर कि मान लेते हैं कि a माइनस डी, a और a प्लस डी होगा, तो इनका योग क्या होगा, इनका योग 3a होगा। देखिए इन तीनों को आपस में जोड़िए, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये हमारा पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था। तो इन तीनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए माइनस डी और ये प्लस डी कट जाएगा और बचेगा क्या, a प्लस ए यानी कि 3a। तो ये जो सम होगा, जो योग होगा वो इन 3 पदों का वो क्या होगा 3a हो जाएगा। और इनका गुणनफल मतलब कि इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो करेंगे इसका क्या होगा, आपको पता है कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, मतलब कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और फिर ये इंटू ए इसमें कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो 3 पदों का जब भी क्वेश्चन देगा इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 संख्याएँ एपी में हैं जिनका योग 15 है और उनका गुणनफल क्या है 80 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा हमेशा 3 पदों का। जब भी 3 पद होंगे तो क्या क्या मानेंगे कि वो 3 पद क्या हैं, पहला है a माइनस डी, दूसरा है a और तीसरा क्या है a प्लस डी। तो आपको पता है कि इनका जो योग होता है, इनका जो सम आता है वो कितना होता है 3a होता है। और इसी 3a का जो वैल्यू दिया है, जिनका योग क्या दिया है 15 दिया हुआ है, इसी 3a का वैल्यू क्या दिया है 15 दिया है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 5। जब a का वैल्यू आपका 5 आ गया तो अब देखिए क्या दिया है, गुणनफल भी दिया है 80। तो गुणनफल का क्या होता है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका क्या होता है a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 80, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चलेगी। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो हमें पता चल गई यहाँ पे 5, उसको इसमें पुट कर देंगे। 5 इंटू ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 दिया है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 25 माइनस डी का स्क्वायर, इस 80 को उधर भेजेंगे तो इस 5 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर इसके बाद माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 कितना होगा माइनस के 9। फिर माइनस माइनस हटा सकते हैं यहाँ से, फिर डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ से बताइए डी की क्या वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ए की वैल्यू हो गई 5 और डी की वैल्यू हो गई 3। अब आपका जो ए पी था वो क्या था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो a माइनस डी पहले क्या होगा a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। और फिर a है अगला टर्म, a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5 है तो 5, और अगला टर्म है a प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो कौन कौन से टर्म हो गए 2, 5 और 8। देखिए 2, 5, 8 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। तो इस तरीके से कभी भी 3 टर्म या फिर सिर्फ 3 टर्म दिए हो अगर एपी में और उनका सम और प्रोडक्ट दिया हो तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला टॉपिक देखिए अब क्या है, अगला टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, अर्थमेटिक मीन का। किसी भी 2 नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन दिया हो, पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, जहाँ पर कि 2 नंबर अगर आपको दिया हो a और b और इसका आपको अर्थमेटिक मीन पूछा जाए
तो हमेशा क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब कि इन दोनों नंबर यानी कि ए और बी के बीच का नंबर मिलता है। अर्थमेटिक मीन से क्या होता है कि ए और बी के बीच का नंबर हमें मिलता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये ए नंबर है, ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, तो इनके बीच का जो नंबर होगा वो हमें निकलेगा इससे एम का फॉर्मूला यूज करके। इसका ये एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि दिया है कि 4 और 16 के बीच 3 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको 3 एम निकालना है। अब आप सोचेंगे कि 2 नंबर के बीच में 3 एम कैसे निकल सकता है, तो देखिए वो ऐसे निकलेगा कि मान लीजिए एक नंबर है ये और दूसरा नंबर है ये, तो ये मान लीजिए क्या निकालना है, 4 और 16 के बीच निकालना है। तो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 16। तो जब आप 4 और 16 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बीच का नंबर मिलेगा इसका, वो एम से निकलेगा। मतलब कि पहला जो नंबर मिलेगा, मान लीजिए हम इसको एम 1 लिखते हैं, पहला नंबर मिलेगा 4 + 16 डिवाइडेड बाई 2 से, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 और 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10। तो ये जो नंबर बीच का आया वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब दूसरा एम कैसे निकलेगा, दूसरा और तीसरा, दूसरा एम निकलेगा अब इस 4 और 10 के बीच का नंबर निकलेगा। तो ये जो एम निकालेंगे दूसरा वाला वो 4 और 10 पे लगाएंगे, मतलब कि हमें दूसरा एम निकालना होगा। मान लीजिए एम 2 लिखते हैं, तो वो 4 और 10 के बीच का नंबर निकालना है। तो 4 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7। ये जो नंबर आएगा ये होगा 7। और जो तीसरा टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इस 10 और 16 के बीच का नंबर निकलेगा। तो 10 और 16 के बीच का नंबर, मान लीजिए एम 3 लिख कर उसको निकालते हैं, तो 10 और 16 के बीच का नंबर कैसे निकलेगा, 10 + 16 डिवाइडेड बाई 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13। तो 10 और 16 के बीच का जो नंबर होगा अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा 13। तो इस तरीके से 4 और 16 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्या क्या हो जाएगा 7, 10 और 13। देखिए यहाँ पे भी वही है 7, 10 और 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अगर सिर्फ 2 नंबर के बीच का एक ही अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो वो तो आसानी से निकल सकता है। 3 अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि 5 और 25 के बीच का समांतर माध्य निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 and 25। तो 5 and 25 के बीच का फॉर्मूला निकालना, मतलब एम a + b/2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होगा, सीधे सीधे यहाँ पर एम का क्या होगा a + b/2, मतलब कि 5 + 25 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 15 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो एपी वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, थ्योरी वाला पार्ट। तो थ्योरी का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक और वीडियो, अगला वीडियो आएगा जो कि क्या होगा, जो कि होगा उसके इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एपी वाला चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक अभी तक पूरा अगर समझ में आ गया तो आप अगला वाला टॉपिक इसका PYQ और MCQ वाला भी टॉपिक जरूर, उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा वहाँ से आप, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। आपने जो भी अभी तक सीखा उसको और ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वहाँ से और अच्छे से इस क्वेश्चंस पे कमांड बनेगा आपका। तो अपनी तैयारी जम कर कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य अगर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।